इस विशेष वीडियो में हम आर्थ्रोपोडा संघ के विवरणों पर चर्चा करेंगे। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें किसी भी अन्य संघ की तुलना में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इस विशेष संघ में प्रजातियों की संख्या इतनी अधिक है कि हमने जितनी भी प्रजातियां खोजी हैं, उनमें से 2/3 से भी अधिक यानी 66.6% से अधिक प्रजातियां आर्थ्रोपोड्स हैं। अब इन आर्थ्रोपोड्स में आर्थ्रोपोडा संघ की सबसे बड़ी श्रेणी है इंसेक्टा, जिसमें कीड़े शामिल होते हैं। नाम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा नाम 2 शब्दों से आया है। पहला शब्द है आर्थ्रोस, इसका अर्थ होता है जोड़, और दूसरा शब्द है पोडा, इसका अर्थ होता है पैर या उपांग। तो ये वे जीव हैं जिनके पास संयुक्त उपांग होते हैं। इसके बाद अब हम इनके आवास की ओर बढ़ते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स लगभग हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये सर्वव्यापी हैं। इसके बाद अब हम इनके शरीर की बनावट की बात करते हैं। पहला लक्षण तो नाम से ही आता है, यानी इनके पास संयुक्त उपांग होते हैं। फिर इनके शरीर को काइटिन युक्त बाह्य कंकाल ढकता है। इनका शरीर 3 भागों में बंटा होता है। पहला भाग है सिर, दूसरा भाग है वक्ष और तीसरा भाग है उदर। इसके बाद अब हम वर्गीकरण के आधार पर आते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में यह अंग तंत्र स्तर पर होता है। यह तंत्र अंग तंत्र एस्चेलोमाइस्टिस में शुरू होता है और अंतिम तक यानी फाइलम कॉर्डेटा तक चलता है। इसमें द्विपार्श्वीय सममिति होती है। ये त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। इनमें सीलोम उपस्थित होता है और इनमें सच्ची खंडता या मेटामेरिज्म भी होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, सच्ची खंडता 3 फाइलम्स में पाई जाती है। पहली बार ये एनिलिडा में आया, दूसरा आर्थ्रोपोडा है और अंतिम कॉर्डेटा होगा। लेकिन आर्थ्रोपोडा के मामले में इसमें केवल बाहरी खंडता ही पाई जाती है। पाचन तंत्र की बात करें तो इसमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र उपस्थित होगा और इसके मामले में यह खुला होगा। श्वसन तंत्र की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स वे पहले जीव हैं जिनमें श्वसन तंत्र आया, और श्वसन तंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। यानी यह ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है, यह गल्स के द्वारा हो सकता है, यह बुक गिल्स के द्वारा हो सकता है, और यह बुक लंग्स के द्वारा भी हो सकता है। अब अगर हम उन आर्थ्रोपोड्स की बात करें जिनमें ये तंत्र पाए जाते हैं, तो ट्रैकियल सिस्टम कीटों में पाया जाता है। गल्स क्रस्टेशियंस के मामले में पाए जाते हैं। क्रस्टेशियन का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण झींगा प्रॉन है। फिर बुक गिल्स लिम्यूलस के मामले में पाए जाते हैं, जिसे किंग क्रैब भी कहा जाता है। और आखिरी हैं बुक लंग्स एराक्निड्स के मामले में पाए जाते हैं। एराक्निड्स के सबसे जाने माने और प्रसिद्ध उदाहरणों में से बिच्छू और मकड़ियां शामिल होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन विशेष समूहों में श्वसन के लिए कौन से विशेष अंग पाए जाते हैं। अब अगर हमें इन सभी में से एक विकल्प चुनना हो, तो जाहिर है कि वह ट्रैकियल सिस्टम होगा, क्योंकि हमने कहा था कि अधिकांश आर्थ्रोपोड्स कीट होते हैं। इसका मतलब है कि बहुमत का उत्तर कीटों का होगा, यानी ट्रैकियल सिस्टम। अब अगर हम जलीय आर्थ्रोपोड्स की श्वसन प्रणाली की बात करें, यानी वे आर्थ्रोपोड्स जो पानी में रहते हैं, तो हमारा उत्तर क्रस्टेशियंस होगा, यानी हमारा उत्तर होगा गल्स। तो क्रस्टेशियंस हम कह सकते हैं कि ये जलीय आर्थ्रोपोड्स होंगे। तो अधिकांश आर्थ्रोपोड्स के लिए उत्तर है ट्रैकियल सिस्टम, जलीय आर्थ्रोपोड्स के लिए उत्तर है गल्स। इसके बाद अगली प्रणाली की ओर बढ़ते हैं, जो है उत्सर्जी प्रणाली। अब इनमें कई प्रकार की उत्सर्जी प्रणालियां भी पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल्स की, फिर आते हैं एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड्स, और तीसरे हैं कॉक्सल ग्लैंड्स। अब मालपीगियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स कीटों में पाई जाती हैं। उदाहरण तिलचट्टा। एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड्स ये क्रस्टेशियंस में पाई जाती हैं। उदाहरण झींगा। कॉक्सल ग्लैंड्स ये एराक्निड्स में पाई जाती हैं। उदाहरण बिच्छू और मकड़ी। तो वही स्थिति यहां भी लागू होती है जो श्वसन तंत्र के लिए थी, यानी अगर अधिकांश आर्थ्रोपोड्स की बात हो रही है, तो हम उत्तर के रूप में मालपीगियन ट्यूब्यूल्स चुनेंगे।
अगर बात जलीय आर्थ्रोपोड्स की हो यानी क्रस्टेशियंस की, तो हम इन एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड्स को चुनेंगे। इसके बाद हम आते हैं तंत्रिका तंत्र पर। अब तंत्रिका तंत्र के मामले में नर्व कॉर्ड। जब हम नर्व कॉर्ड की बात करते हैं तो हम इसे हमारे मामले में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड के ठीक उलट मान सकते हैं। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पीठ की सतह पर स्थित होती है, यानी यह डोर्सल होती है, तो वहां नर्व कॉर्ड वेंट्रल होगी। स्पाइनल कॉर्ड एकल होती है तो इस मामले में यह द्वैध होगी, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड खोखली होती है तो इस मामले में यह ठोस होगी। और इसी तरह हम डबल वेंट्रल ठोस नर्व कॉर्ड पर पहुंचते हैं। तो अगर किसी इन्वर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड मौजूद है, उदाहरण के लिए ये एनालिड्स में भी पाई जाती है, तो स्थिति वही होगी, यानी ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के उलट होगी, यानी यह डबल वेंट्रल और ठोस नर्व कॉर्ड होगी। अब कई संवेदी अंग मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ सबसे प्रमुख एंटीना होते हैं जो मौजूद होते हैं। वे बाहरी वातावरण को महसूस करते हैं। अब आंखें मौजूद होती हैं। ये संयुक्त आंखें या साधारण आंखें हो सकती हैं। अब कुछ अंग मौजूद होते हैं, संवेदी अंग, जिन्हें स्टैटोसाइस्ट कहा जाता है। अब ये स्टैटोसाइस्ट संतुलन बनाए रखने वाले अंग होते हैं। इसके बाद हम अंतिम प्रणाली पर आते हैं, जो है प्रजनन प्रणाली। अब अगर हम प्रजनन प्रणाली की बात करें तो अधिकांश आर्थ्रोपोड्स एकलिंगी होते हैं, या हम कह सकते हैं डायोनेक्स होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होंगे, लिंग अलग या विशिष्ट होंगे। यह लैंगिक प्रजनन होगा। निषेचन शरीर के अंदर होगा, यानी आंतरिक निषेचन। विकास अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी। तो लार्वा मौजूद हो सकते हैं, लार्वा अनुपस्थित भी हो सकते हैं, और इस विशेष मामले में ये अंडज होंगे। अंत में उदाहरणों की बात करें। अब हम आर्थ्रोपोड्स के उदाहरणों को कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीटों की बात करेंगे। तो ये वे कीट हैं जो मनुष्यों के लिए लाभकारी हैं। तो पहला है एपिस या मधुमक्खी, जो हमें शहद देती है। दूसरा है बॉम्बिक्स या रेशम कीट, जो हमें रेशम देता है। तीसरा है लेसिफर या लाख कीट, जो हमें लाख देता है। तो ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं। अब बात करते हैं वाहकों की। तो वाहक वे जानवर होते हैं जो किसी बीमारी को फैलाते हैं। और यहाँ 3 मच्छरों के नाम दिए गए हैं, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। फिर हम लिम्यूलस या किंग क्रैब की बात करते हैं, जिसे जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म वे जीव होते हैं जो लाखों वर्षों से नहीं बदले हैं। तो जो भी रूप लाखों साल पहले था, वही रूप आज भी मौजूद है। तो इनमें बहुत कम विकास हुआ है। और ये लिम्यूलस या किंग क्रैब है। अगला हम समूह में रहने वाले कीटों, ग्रेगेरियस पेस्ट की बात कर सकते हैं। तो समूह में रहने वाले कीट क्या होते हैं? ये कीट समूह में रहते हैं लेकिन स्वार्थी होते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, और ऐसे कीटों को समूह में रहने वाले कीट ग्रेगेरियस पेस्ट कहा जाता है। समूह में रहने वाले कीटों का उल्टा सामाजिक कीट होते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए चींटियों या मधुमक्खियों की बात करें तो वे समूह में रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं, तो वे सामाजिक कीट कहलाते हैं। और यह समूह में रहने वाले कीट का उदाहरण है, यानी टिड्डा या लोकस्टा। फिर अन्य हैं तितली, झींगा और बिच्छू। हम आसानी से चित्रों में देख सकते हैं। पहला है टिड्डा। हमेशा याद रखें कि यह टिड्डा है, घास फुद्दा, ग्रास हॉपर नहीं। बी तितली है जो सामान्य है। सी बिच्छू है जिसके बारे में हमने बात की थी, यह एरेक्निड्स का सदस्य था। और आखिरी है झींगा, जिसके बारे में हमने क्रस्टेशियन के उदाहरण के रूप में बात की थी, जिसे यहाँ दिखाया गया है।